जीजीएस आईपीयू के अंदर बेटा जो कॉलेजेस है उसमें से कौन से वो कॉलेज है जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है और कौन से कॉलेजेस वो है बेटा जिनकी काउंसलिंग खुद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपके पास ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग मोड के थ्रू कराती है। इसके अलावा इन कॉलेजेस में से कितने वो कॉलेजेस बेटा जो 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं और कितनी सीट होल्ड करते हैं, साथ के साथ बेटा जी स्टेट कोटा के अंदर 85% के अंदर एनसीटी ऑफ दिल्ली वाली बच्चों के लिए कितनी सीटें आपके पास अवेलेबल है, सर्विस बॉन्ड क्या है, सिक्योरिटी बॉन्ड जिसको अपन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बोलते हैं वो क्या है बेटा। ये सारी चीजें बेटा मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। इसकी गारंटी मेरी है कि बेटा अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका कोई भी डाउट इसके बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं रहेगा बेटा। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी और आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं कि भाई जीजीएस आईपीयू के अंदर जो कॉलेजेस है ना, जो इसके अंदर बेटा जी कॉलेजेस है वो कितने कॉलेजेस है और एमसीसी के अंदर और स्टेट काउंसलिंग के अंदर कितने कॉलेजेस बटे हुए हैं। अगर मैं एमसीसी की बात करूं तो बेटा एमसीसी के अंदर ये 4 कॉलेजेस है, वीएमएमसी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट, ईएसआई, पीजीआई, एमआर मेडिकल कॉलेज और बेटा ईएसआईसी डेंटल कॉलेज। ठीक, इन कॉलेजेस की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें बेटा एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी। मतलब जो बच्चा इन 4 कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर जिसमें भी एडमिशन लेना चाहता है उसको आपका रजिस्ट्रेशन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नहीं करना है, उसको एमसीसी के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसके अंदर जो भी सीटें आएगी बेटा वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी गई है एमसीसी के द्वारा। उन सीटों में से 15% ऑल इंडिया कोटा रखा गया है और 85% बेटा जी स्टेट कोटा जिसको अपन एनसीटी ऑफ दिल्ली बोलते हैं। मतलब कि इन कॉलेजेस के अंदर जितनी भी सीटें बेटा उसकी ऑल इंडिया कोटा पर 15% सीटें चली जाएगी। मतलब कोई भी बच्चा पूरे भारत के किसी भी कोने से इन कॉलेजेस के अंदर एमसीसी के थ्रू एडमिशन ले सकता है। एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए 85% का रिजर्वेशन रखा गया बेटा। क्लियर होगी बात। इन कॉलेज के लिए आपको एमसीसी पे लॉगिन और एमसीसी पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। पर उसके अलावा ये जो 3 कॉलेजेस हमारे पास है इनमें से इन 2 कॉलेजेस की बात करें अगर हम बी आर अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज की, इन 2 कॉलेजेस की 15% सीटें भी ऑल इंडिया कोटा में रिजर्व्ड है। मतलब कि उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी कराएगा। इसलिए एमसीसी के अंदर आपको ये 2 कॉलेजेस भी दिखेंगे। इन 2 कॉलेज की भी 15% सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकता है। पर 85% जो इन कॉलेजेस की सीटें हैं वो एमसीसी के अंडर नहीं आएंगी। मतलब कि जो स्टेट कोटा की जो सीटें हैं, मतलब जो एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले बच्चों के लिए जो सीटें हैं वो आपके पास खुद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपका काउंसलिंग कराएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 21 तारीख को 11:59 तक आपके पास वो ओपन रहेगा। उस पोर्टल पर जाकर बच्चे इन कॉलेज के अंदर जो एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले बच्चे हैं जिन्होंने 11-12 बेटा दिल्ली से की है वो बच्चे इन दोनों के लिए वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनको एमसीसी के पोर्टल पर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये मेरी बात क्लियर होगी? बिल्कुल होगी सर। इसके अलावा जो ACMS जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है इसके अंदर 100 सीट्स है। वो सारी की सारी सीटें बेटा जी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो हमारे पास ऑनलाइन सेंट्रल काउंसलिंग है उसी के थ्रू की जाएगी और इसमें आर्मी वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे ही आपके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा जी इसके लिए आपको एमसीसी के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। होप्स हो कि मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई। अगर मैं आगे बढ़ूँ, अब आगे हम देख लेते हैं कि भाई आईपीयू के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या है। एक एक करके हम समझ लेंगे। जो 4 कॉलेजेस मैं आपको बताया था उसके लिए आपको एमसीसी की इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो बेटा मैं आपको 3 कॉलेज और 2 कॉलेज और है, एक बीएमएस का है एक बीएचएमएस का है, उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ही करना रहेगा। होप्स हो कि आपको ये बात भी क्लियर हुई बेटा। अब काउंसलिंग प्रोसेस को एक एक करके समझ लेते हैं। अगर मैं एमसीसी की बात करूँ है ना, जो अभी राउंड 1 जिसका चॉइस लॉकिंग हो चुकी है 18 तारीख शाम तक आपकी इसमें चॉइस लॉकिंग का डेट आया हुआ है बेटा। ठीक है। अगर मैं एमसीसी की बात करूं तो इसमें एमसीसी के जो नियम है वो सारे के सारे लागू है। उसके लिए बेटा आपको पहले एमसीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप बच्चों को पता है सीट अलॉट होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक फ्रीज का और फ्लोट का। ठीक है। करेगा जिसको कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, नो अपग्रेडेशन। ठीक है। और फ्लोट वो करेगा जिसको बेटा जी अपग्रेडेशन है, जिसकी विलिंग है कि हाँ मुझे अपग्रेड करनी है अपनी सीटें। पर दोनों ही बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। पर इसके अंदर फीस वही बच्चा कॉलेज में जाके सबमिट करेगा जिसने फ्रीज किया है। फ्लोट वाले बच्चे को बेटा कॉलेज के अंदर जाकर या ऑनलाइन कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पर फीस सबमिशन जिस बच्चे ने फ्रीज किया है
उसको फिजिकली कॉलेज में जाके और फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई वहाँ करा कर ही अपनी फीस सबमिट करनी है। फ्लोट वाला बच्चा फ्लोट करके अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे यहाँ पर सीट मिल गई, ठीक है, जो ये 4 कॉलेज थे, अब मुझे अपग्रेड नहीं करना, मैंने फ्रीज कर लिया, मैं कॉलेज भी चला गया, मैंने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करा लिए और की फीस भी सबमिट करनी, क्या इसके बाद मुझे जीजीएस जो यूनिवर्सिटी है क्या उसका रजिस्ट्रेशन अलग से करना होगा? तो नहीं बेटा, आपको कोई रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं करना है, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं कहती है। आपका बेटा वहीं पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, वहाँ कॉलेज की फीस सबमिट करेंगे, वही आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका जीजीएस आईपीयू की वेबसाइट पे करेंगे, जो भी फीस वो चार्ज करेंगे वहीं पर आपके पास चार्ज करेंगे, आपको अलग से किसी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करना। पर हाँ, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस है, उनको FMSC की वेबसाइट पर अलग से रजिस्ट्रेशन करना रहता है, ऐसा जीजीएस आईपीयू के अंदर नहीं होता। होप सो कि ये बात भी आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ता हूं मैं। एमसीसी काउंसलिंग एमसीसी के नॉर्म से चलेगी बेटा। अगर हम जीजीएस आईपीयू की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। 2500 रुपये का बेटा रजिस्ट्रेशन है। डेट मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 19 to 21 है, इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जो बच्चे उन 2 या जो आरबी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उस तीसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। होप सो कि ये बात भी आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ता हूँ। अब इसका पूरा है ना, जो जीजीएस आईपीयू पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो किस तरीके से आपका इसमें काउंसलिंग कंडक्ट होगा, वो पूरा का पूरा बेटा मैं यहाँ समझा दिया हूँ। सबसे पहले आपने 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया, आपने चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करनी है राउंड 1 के अंदर। ठीक, यहाँ पर राउंड 1 भी होगा, राउंड 2 भी होगा, राउंड 3 भी होगा, तो मतलब टोटल 3 राउंड हो गए। देयर विल बी 3 राउंड्स ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग इंक्लूडिंग स्लाइडिंग राउंड। जो इसका राउंड 3 है, जो बेटा इसका राउंड 3 है, उसी को अपन स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं। और अगर कोई सीट अभी भी वैकेंट रह जाती है तो उसके लिए एक स्पोर्ट राउंड अलग से कराया जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं? तो इसका मतलब कि जब आप इस पर जाएंगे, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, राउंड 3 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर कल को स्पोर्ट राउंड होता है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, अलग अलग कंडीशंस के साथ। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या मैं राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करा लूँ जीजीएस आईपीयू पे जाके? नहीं, आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, इन 2 दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन होगा। ये रीओपन हुआ है बेटा, इससे पहले इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो बच्चे अब रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनके लिए 2 दिन की विंडो ओपन हुई, तभी आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के एलिजिबल होंगे। राउंड 2 में अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इस बात को क्लियर रखेंगे। राउंड 2 के जब आप राउंड 1 कंप्लीट कर लेंगे, राउंड 2 के अंदर आप अपनी जो चॉइस फिलिंग थी, उसकी जो प्रेफरेंस थी, उसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप उसके लिए आप एलिजिबल हो बेटा, वो आप काम कर सकते हो। पर आप राउंड 2 में अगर चाहते हो कि भाई मैं इसमें रजिस्ट्रेशन कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, चॉइस फिलिंग कर लिया बेटा, लॉकिंग कर लिया। सपोज करो कि आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आप खुद ब खुद ही तो अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर अगर आपको सीट मिल जाती है तो बेटा इसमें थोड़ा सा खेल अलग है। एमसीसी में तो सीट मिलने पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता बेटा। इसकी काउंसलिंग में क्या होगा, जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको पे करना होगा पार्शियल एकेडमिक फ़ी, जो कि 96,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है। अभी क्लियर नहीं हुआ है तो इसलिए 96,000 और 60,000 मैंने दोनों लिख दिए। वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, जब पता आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा। जैसे ही आप अपने ये फीस सबमिट करते हैं, जिसको अपन पार्शियल एकेडमिक फ़ी बोलते हैं, ठीक है, सीट अलॉट होने के बाद आपको पार्शियल एकेडमिक फ़ी करनी है, ये ऑनलाइन सबमिट होगी बेटा। ठीक, उसके बाद जब आप फीस सबमिट कर लेंगे तो आपको एक पार्शियल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आपको तुरंत तभी आपका डाउनलोड कर लेना, उसके लिए वेट नहीं करना। कई बार बच्चे होते हैं राउंड 2 के बाद कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, नहीं। राउंड 1 में अगर किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई है तो वो राउंड 1 के बाद ही करेगा, राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है तो राउंड 2 के बाद ही करेगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड जब आपका चालू होगा तो पिछले वाला जितना भी कंटेंट होगा उसको हटा देंगे बेटा जी। ठीक है, तो वहाँ फिर नहीं दिखेगा आपको वो, और अगर आपको वहाँ नहीं दिखेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वहाँ पर वो पार्शियल एकेडमिक जो आपने फीस दी है या पार्शियल एकेडमिक अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिला है वो वहाँ पर दिखाना रहेगा। तो इसीलिए ये गलती मत करना बेटा, वेट मत करना, आप तुरंत अपना पार्शियल एकेडमिक फीस स्लिप और पार्शियल अलॉटमेंट लेटर दोनों को इमीडिएटली डाउनलोड कर लेंगे, जिस राउंड में भी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन दिखेगा, जो बच्चे फ्रीज करना चाहते हैं, मतलब कि जो सेटिस्फाइड है, वो फर्दर अपग्रेड नहीं करना चाहते, वो फ्रीज पे क्लिक करेंगे।
उनको डेट मेंशन कर दी जाएगी कब कॉलेज में जाकर उनको अपने फिजिकली प्रेजेंस शो करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करानी है, रिमेनिंग फीस सबमिट करनी है। और जो बच्चा फ्लोट करेगा बेटा वो बच्चा होगा जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहता है राउंड 2 के अंदर कोई बेहतर सीट मिल जाए, राउंड 3 में कोई बेहतर सीट मिल जाए, तो वो आपका फ्लोट कर लेगा बेटा, ठीक है, वो बच्चा अपना फ्लोट कर लेगा। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, अगर कोई बच्चा फ्रीज करके कॉलेज ले लिया या फ्लोट करके भी उसने कॉलेज ले लिया है ना, अपग्रेडेशन भर डाल दिया उसने, पर उसके पास अब कॉलेज तो आई गया ना, क्योंकि उसने अपनी पार्शियल अलॉटमेंट लेटर उसने डाउनलोड कर लिया बेटा। इन दोनों बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी है, मतलब इन दोनों बच्चों के लिए ऑप्शन खुला है कि अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब कि रिजाइन करना चाहते हैं, फ्रीज वाला बच्चा भी अगर रिजाइन करना चाहता है, फ्लोट वाला बच्चा भी रिजाइन करना चाहता है, वो कर सकता है, किसी भी राउंड में कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर जब आप रिजाइन कर देंगे तो इसके जो फर्दर राउंड्स है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, अब आप उस काउंसलिंग से बाहर हो चुके होंगे, इस बात का आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट है, ओनली द कैंडिडेट्स अलॉटेड द सीट हु हैव पेड द पार्शियल एकेडमिक फी। बेटा इसमें पार्शियल एकेडमिक फी बिल्कुल एकदम से पे करनी होगी, अगर आपने पे नहीं की होगी तो ये दोनों चीज़ें भी आपको वहाँ नहीं दिखेगी। ध्यान समझना बेटा, स्टेप वाइज है, सीट अलॉट होने के बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये 2 स्टेप है, और उसके बाद बेटा ये स्टेप है। इसी में एक नोट है आपके पास, एंड हैव नॉट फ्रोजन देयर अलॉटेड एंड हैव नॉट विड्रॉल शेल बी एलिजिबल फॉर द स्लाइडिंग राउंड। मतलब राउंड 1 में सीट मिल गई, आपने अपग्रेड कर दिया, राउंड 2 में चले गए। राउंड 2 के अंदर भी अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं और आपने अपना पार्शियल एकेडमिक फीस जो भी अलॉटमेंट फीस था, चाहे आपको राउंड 1 में मिला हो सीट, चाहे राउंड 2 में मिला हो, आपने वो पे कर दिया, आपने अपनी स्लिप भी डाउनलोड कर ली, अब आप थर्ड राउंड जिसको ये स्लाइडिंग राउंड बोल रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल है बेटा, ठीक है। जो बच्चा विड्रॉ कर लेगा वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं, होप्स हो कि आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब अगर मैं सीट की बात करूँ बेटा, तो वीएमएमसी के अंदर 170 सीटें हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था, सारी सीटें एमसीसी भरी जाएगी, कोई भी सीट बेटा जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग में नहीं जाएगी, ठीक। उसके अलावा अटल बिहारी के अंदर भी 100% सीटें एससी से भरी जाएगी, कोई सीट नहीं जाएगी बेटा जी। ईएसआई के अंदर भी सारी की सारी सीटें 100% एमसीसी के थ्रू, पर बीआर अम्बेडकर में 15% एमसीसी और 85% सीटें जीजीएस आईपीयू के थ्रू भरी जाएगी। एनडीएमसी के अंदर भी सेम प्रोसेस है बेटा, 85% के लिए आपको आईपीयू के ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग पे आपका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसके अलावा बेटा आर्मी कॉलेज के लिए मैं बताया था, कोई भी सीट आपके पास एमसीसी के थ्रू नहीं भरी जाएगी, सारी सीटें आपकी बेटा जीजीएस आईपीयू के थ्रू ही भरी जाएगी। इसके अलावा बेटा जी अगर मैं ईएसआईसी डेंटल की बात करूं, इसमें कोई भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का हाथ नहीं रहेगा सीट फिलिंग के अंदर। इसकी जितनी भी सीटें बेटा 100% 62 टोटल सीटें हैं, ठीक है। रोहिणी वाला कॉलेज है आपके पास बेटा, ईएसआईसी डेंटल कॉलेज रोहिणी न्यू दिल्ली के अंदर, इसकी सारी सीटें बीडीएस की आपका एमसीसी काउंसलिंग में भरी जाएगी। और आगे जो हमारे पास बीएमएस का कॉलेज है या बीएचएमएस का कॉलेज है, उसकी 15% सीटें बेटा AACCC को दे दी जाएगी, और बची हुई जो सीटें वो जीजीएस आईपीयू ही अपनी काउंसलिंग से भरेगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सीट मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ बेटा, 12th की जो भी आपके पास ये इक्विवेलेंट एग्जाम जो भी आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, इनका मार्कशीट का जो मार्कशीट आपकी है बेटा उनका सर्टिफिकेट, इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड, माइग्रेशन या टीसी जो भी है आपकी वो यहाँ सबमिट होगी। इसके अलावा बेटा जी आप एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग में बैठ रहे तो सेंट्रल लेवल पे जो इशू होता है बेटा कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी वाला बच्चा हो चाहे एससी वाला हो या एसटी वाले जिस कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं उसका एमसीसी के लिए सेंट्रल लगेगा बेटा, स्टेट के लिए आपका इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। वो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, बाद में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी सीट कंफर्म होगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा जी सर्विस बॉन्ड की, सर्विस बॉन्ड किसको बोलते हैं कि जब आप अपना कॉलेज पूरा कर लेंगे, ठीक है, जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है वो पूरा कर लेंगे, उसके बाद अब आप डॉक्टर तैयार हो गए बन के, इसके बाद आपको सर्विस देना होगा इनसे एफिलेटेड जो हॉस्पिटल है उसके अंदर। अगर आप सर्विस नहीं देते हो तो फिर आपको एक पेनल्टी पड़ेगी बेटा, वो पेनल्टी आईपीयू के अंदर 15 लाख है, और जो सर्विस आपको देनी है वो 1 ईयर है, ठीक है। वो कंपलसरी सर्विस है बेटा, सब बच्चों को ये फॉर्म भरना रहता है। कब भरेंगे ये फॉर्म? जब आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, वहीं पर बेटा आपसे आपका फॉर्म भरा लिया जाएगा, ठीक है। सब बच्चों को बेटा मैंडेटरी है, सब कॉलेजेस के अंदर, वीएमएमसी के अंदर भी, अटल बिहारी के अंदर भी बेटा, बाबा साहेब अम्बेडकर के अंदर भी, ईएसआई के अंदर भी, डेंटल कॉलेज के अंदर भी बेटा, आर्मी कॉलेज के अंदर भी, ठीक। और सब कोर्सेज के लिए बेटा यूजी पीजी जो बच्चा कर रहा है वहाँ से, और सब बच्चों के लिए मतलब कि ऑल इंडिया कोटा से जिस बच्चे को सीट मिली है, स्टेट कोटा से जिस बच्चे को सीट मिली है, दोनों ही बच्चों को ये बॉन्ड भरना रहेगा। सर्व कर देते हैं तो तब आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, पर अगर आप सर्व नहीं करते तो बेटा यूजी वाले बच्चों को 15 लाख की पेनल्टी पड़ेगी और पीजी वालों को 20 लाख की। तो इस बात
को अब अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है भाई। और जो बच्चों को जॉब करनी रहेगी, मतलब कि इस बॉन्ड को जहां सर्व करना होगा, तो बेटा जी वो GNCTD गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्लिनिकल सेटअप के अंदर, इसके अंदर आपको बेटा जाकर अपना जॉब जो है या अपना जो बॉन्ड है वो सर्व करना होगा। और ये फॉर्म जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही भरा लिया जाएगा। ये तो रही बेटा जी हमारे पास बात किस चीज की, कि सर सर्विस बॉन्ड क्या है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है बेटा जी आपका क्या कहते हैं IPU सिक्योरिटी बॉन्ड की। सिक्योरिटी बॉन्ड माने तो मतलब डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड, अगर कोई बच्चा कोर्स को बीच में छोड़ता है, इसके भी बेटा नियम अच्छे से आप समझ लेंगे। एक वो बच्चा बेटा जिसको सीट मिल गई राउंड 2 के बाद अपग्रेड करके राउंड 3 में, या राउंड 3 के अंदर फ्रेशली अलॉटेड जिस बच्चे को सीट मिल गई, क्योंकि राउंड 3 के अंदर आपका रेजिग्नेशन नहीं होता, अगर वो बच्चा आपका सीट छोड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी ज्वाइंड है, तो वहां पे ये पेनल्टी आपको पड़ेगी, मतलब डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड वहां आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर बीच में कभी भी आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर डिसकंटिन्यूटी बॉन्ड मतलब कि श्योरिटी बॉन्ड आपके पास लागू होगा, या फिर कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी के अंदर आप पाए जाते हैं, तो तब बेटा जी ये श्योरिटी बॉन्ड आपका काम करेगा। ठीक है मेरे भाई, इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। श्योरिटी बॉन्ड का जो अमाउंट है वो 25,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है, ठीक है। ये जो इसके अंदर अलग अलग कॉलेजेस है उन सबका अपना अलग अलग श्योरिटी बॉन्ड रहता है। उसमें से एक दो श्योरिटी बॉन्ड मैं बता देता हूं बेटा जी, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पहले पिछले साल तक ये 10,000 था, अब ये बेटा जी आपका 25,000 इस साल से कर दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा VMC आपका जो श्योरिटी बॉन्ड है बेटा वो 1.5 लाख का है, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस तरीके का आपको एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बेटा जी, श्योरिटी बॉन्ड जो है वो आपका 1.5 लाख रुपए का है, 1,50,000 का ऑन नॉन जुडिशियल स्टैंप, ठीक है। एक ये स्टैंप के ऊपर आपका लिखा जाता है और इसका एक फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर ये बॉन्ड भरा जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो होप्स हो कि बेटा जी आपको ये मेरी बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। इतनी चीजें हमारे पास इसमें टोटल है जो आपको समझनी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। तो मेरी कोशिश रही है कि आप तक सारी डिटेल अच्छे से आप तक पहुंच जाए। जिन जिन बच्चों का जो भी डाउट रहा होगा वो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।